तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स। आई होप कि सभी सब अच्छे होंगे, अपने घरों में जो है मस्ती से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अपने घनिष्ठ मित्र हैं विकास जी, जो कि इंस्पेक्टर हैं, वो आपके सामने जो है सिलेबस को डिफाइन करेंगे। तो देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि अपना समय, अपना जो कंक्लूजन है वो किसी और को देना, क्योंकि उन्होंने जो है ये चीजें, देखो बोलते हैं ना, गिर गिर के सवार होते हैं, तो वो खुद जो है 1 साल 2 साल की जो मेहनत थी उनकी, उसके बाद जिस नतीजे पर पहुंचे हैं, वो नतीजा, वो रिजल्ट जो है वो आपको बताने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप उनकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जरूर जो है आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे और अपने माँ बाप के सपने पूरे कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के मैं सीधा विकास जी को कहूंगा कि वो यहाँ पर आए और अपने विचार यहाँ पर रखें। उन्होंने जो है एचएसएससी का बिल्कुल निचोड़, जिसे बोलते हैं कि जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या फिर कहें कि एग्जामिनर क्या सोचता है क्वेश्चन सेट करने से पहले, तो वो एक सॉलिड सी क्लास, सॉलिड जबरदस्त आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो विकास जी प्लीज आइए। तो अब विकास जी को सुनिए और देखिए कि क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही इंस्पेक्टर बनने के पीछे। तो आप जो है विकास जी, मैं आपको भी ये कहना चाहूंगा कि जो आपने मेहनत की, जितने साल की मेहनत की और कैसे आप पढ़ते थे, एक बार वो भी आप बच्चों को जरूर बताएं जी। प्लीज। थैंक यू अमित। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन स्वागत है स्टूडेंट्स आपका इस प्लेटफॉर्म पे। मैं इंस्पेक्टर विकास आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम आगे की रणनीति के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि मेरे दोस्त अमित ने बताया कि तैयारी के दौरान क्या क्या समस्याएं आई और कैसे मैंने तैयारी की और कैसे मैंने ये रैंक अचीव करी, उस विषय के ऊपर ਆਪਾਂ बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे जाए, इसी विषय के ऊपर बात करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि प्राय हम सभी ना स्टूडेंट्स ये बात मान के चलते हैं कि हर एक सब्जेक्ट को एक ही तरीके से पढ़ाया जाए, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। और देखने में आता है कि 90% स्टूडेंट्स हर एक सब्जेक्ट को एक ही तरीके से पढ़ते हैं, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे साइंस है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, हर चीज़ को एक ही तरीके से लेके चलते हैं। और इसी कारण ये समस्या आम देखी गई है कि कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि हिस्ट्री बड़े बोरिंग है, कुछ बोलते हैं कि मेरे पॉलिटी समझ में नहीं आ रही, कुछ बोलते हैं कि मेरे साइंस काफ़ी अच्छा आता है। तो ये मान के चलना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट को एक ही तरीके से डील किया जा रहा है। ये मेरा खुद का अनुभव है। परंतु आप अपना स्मार्ट वर्क करिए, नज़रिया बदलिए हर एक सब्जेक्ट को, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। हर एक सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा होता है। और दूसरा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े उसे अप्लाई जरूर करें। जैसे सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर एक साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल है, जो आसानी से समझाने वाला है अगर समझाए तो। परंतु इन केस ऑफ हिस्ट्री के अंदर बात करेंगे तो कहेंगे सर तारीखें बड़ी याद करनी है, फिर सिलेबस इतना बड़ा हो जाता है कि 3 हिस्से के अंदर बांट के पढ़ें हिस्ट्री को, कि 2 हिस्से के अंदर बांट के पढ़ें, फिर पढ़े कैसे। तो मेरा एक ही फंडा है कि हिस्ट्री को अलग तरीके से डील करें, ज्योग्राफी को अलग तरीके से डील करें, पॉलिटी को अलग तरीके से डील करें। तो आज आपको उसी विषय के ऊपर बोलेंगे। आज अपना टॉपिक रहेगा हिस्ट्री। तो पहले लिखा जाएगा कि इतिहास किसे कहते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि इतिहास कैसे पढ़ा जाता है। फिर बात आती है कि इसके अंदर सेगमेंट क्या है। ठीक है, तो इतिहास शुरू करेंगे आज अपन सब्जेक्ट के अंदर। इतिहास कैसे पढ़ें, पहले तो आपको डाउट क्लियर होना चाहिए कि इतिहास कहते किसे। दूसरा, मैं ये बता दूं कि मैं हिस्ट्री पढ़ाने नहीं आया, ना पॉलिटी पढ़ाने है, मैं एक समझ पैदा करने है कि किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, कैसे डील करना है, उसी के विषय के ऊपर बोलेंगे। और दूसरा, आपने सिलेबस देखा होगा, किसी भी परीक्षा का सिलेबस देखिए आप, एचएसएससी का देखिए, एसएससी का देखिए, उस सिलेबस के अंदर सिर्फ सामान्य ज्ञान लिखता है। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि आपको हर टॉपिक के ऊपर एक छोटी सी एक पकड़ हो, सामान्य ज्ञान हो उस टॉपिक के बारे में, ना कि आपको किसी विषय के ऊपर पीएचडी करनी। मान के चलिए एक छोटी सी कोई पब्लिकेशन बुक छापता है, तो आप देखेंगे उसके अंदर सिंधु घाटी की सभ्यता दिया होगा, तो आप देखेंगे सिर्फ 1 या 2 पेज के अंदर लिखे होते हैं वो स्टैंडर्ड बुक के अंदर, और आप वहाँ से प्रिपरेशन करते हैं। फिर आप कोई किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठाइए
या किसी बड़े राइटर की बुक उठाइए तो आपको 400 पेज के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता मिलेगी। उसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको एक सामान्य सोच पैदा करनी है, ना कि आपको किसी विषय के अंदर पीएचडी करनी है। और फिर देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए कि वो पूछता क्या है। और एचएसएससी तो एक ऐसा कमीशन है जो सिलेबस तो कभी देता ही नहीं। एचएसएससी तो कभी सिलेबस देता ही नहीं, वो तो सिंपल लिखता है कि 25% हरियाणा जीके रहेगी, 75% जीएस का पोर्शन लेगा। और उसके अंदर लिखता है कि इसके अंदर मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इतना कह के छोड़ देता है। वो आगे तो नहीं लिखता ना कि हिस्ट्री के अंदर मैं कहाँ से पूछूंगा, ज्योग्राफी के अंदर कहाँ से पूछूंगा, रीजनिंग के अंदर कहाँ से पूछूंगा, मैथ के अंदर कहाँ से पूछूंगा। उसका मतलब सिलेबस ही डिफाइन नहीं है। अब खुद आपने सिलेबस डिफाइन करना है कि मेरा सिलेबस क्या रहने वाला है। एक कंपटीशन एग्जाम के लिए मेरा सिलेबस क्या होना चाहिए और मैं क्या पढ़ूं कि जिससे मेरी सिलेक्शन हो। समस्या तो यहाँ भी होगी ना कि सिलेबस कैसे डिफाइन है। तो आपका सिलेबस डिफाइन होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, यानी कि आप 90% अपना सिलेबस डिफाइन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के। ज़्यादा भी नहीं देखने, कोई 50 पेपर उठा लीजिए पिछले साल के, तो आप देखेंगे अगर 50 पेपर उठा के देखें तो इसके अंदर जो जीएस का पोर्शन आप देखेंगे तो आप देखेंगे लगभग ऐसे 40-50 ऐसे टॉपिक होते हैं जो हर पेपर के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 40 से 50 टॉपिक पता चल गए और आपने अपना क्या किया, सिलेबस डिफाइन कर लिया कि मेरे को ये पढ़ना है और ये छोड़ना है। अब दूसरी बात आ जाती है कि मैथ तो है आपका, मैथ के अंदर क्या है, एक फॉर्मूला है, ट्रिक है, तो मैथ बिल्कुल आसान है पढ़ने के लिए। परंतु इन केस ऑफ जीके जब आप जीएस पढ़ने बैठेंगे तो वही बात मैंने बताई थी कि कहीं तो 2 पेज के अंदर लिखा हुआ है किसी को और कहीं 400 पेज के अंदर लिखा हुआ है, होगी ना कंफ्यूजन कि 400 पेज वाला पढ़ें कि 2 पेज वाला पढ़ें। अब 400 पेज अगर आप किसी सब्जेक्ट के पढ़ने बैठ गए तो मान के चलिए 1 साल लग गया आपको, यानी कि 1 साल लग गया आपको एक सिलेबस को कंप्लीट करने के अंदर, यानी कि कंपटीशन एग्जाम के लिए। और हमारी इतनी मेमोरी है कि किसी घटना को लगभग 21 दिन तक याद रख सकते हैं अगर आप। तो सोचिए अगर एक सब्जेक्ट आज हिस्ट्री आप कर रहे हैं और साल के अंत तक जब आप पहुंचे तो हिस्ट्री तो अपन शुरू के अंदर स्टार्ट करी थी, तो अंत के अंदर क्या हुआ, हिस्ट्री तो स्किप हो गया। फिर वो 400 पेज की किताब पढ़ो, फिर वही समस्या। तो बात है कि किसी सब्जेक्ट को डील कैसे करना है। अंत के अंदर एक ही बात करूँगा कि मूल क्या है, किसी सब्जेक्ट का मूल क्या है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, उसी के ऊपर बात करेंगे। और हर एक सब्जेक्ट को अलग तरीके से डील करते जाएंगे आप। ठीक है, आप मेरे से जुड़े रहिए। लगभग 13 से 14 लेक्चर बनेंगे हमारे सिलेबस एनालिसिस के और किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है इस विषय के ऊपर। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री से, यानी कि इतिहास। यानी कहने का भाव है इतिहास अगर एक शब्द के अंदर डिफाइन करना हो तो इतिहास किसे बोलते हैं। तो मैं मानता हूं कि इतिहास अगर आपको अपना वर्तमान जानना है तो आपको अपना अतीत जानना पड़ेगा। यानी कि वर्तमान की नींव है वो क्या है, इतिहास है। यानी कि अगर आप वर्तमान के अंदर बात करें कोई भी चीज़ देखें, जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, बिजली की बात करूँ, तो आपको आपकी इच्छा नहीं होती कि मैं जानने की कोशिश करूँ किसका इतिहास कितना पुराना है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी आने से कितना चेंज आ गया वर्ल्ड के अंदर। आज आप बैठ के पढ़ रहे हैं, इसके अंदर कितना बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है। घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं भी बैठ के पढ़े तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है। तो यानी कि उसी का वर्तमान का अगर आपने अतीत जाना तो उसी को इतिहास बोलते हैं। ठीक है, उसी को इतिहास बोलते हैं। अब आपने कई बार सोचा होगा कि वर्तमान के अंदर इतनी समस्याएं हैं, यानी कि वर्तमान के अंदर इतनी समस्या है कि हर रोज कोई ना कोई ये घटना घट जाती है। सोचिए कोई ना कोई आपके समाज के अंदर घटना घट रही है, आपके देश काल के अंदर घटना घट रही है, पूरे
वर्ल्ड के अंदर घटना घट गई, यानी कि ये ही इतना बड़ा वेटेज हो जाता है, तो मन में एक प्रश्न नहीं आता कि क्यों यार, आज से 2000 साल पहले क्या हुआ, आज से 5000 साल पहले क्या हुआ, आज से 1 लाख साल पहले क्या हुआ, मैं क्यों जानूं। जो वर्तमान के अंदर इतनी समस्याएं, क्यों मैं गड़े हुए मुर्दे उखाड़ूं कि आज से 2000 साल पहले क्या हुआ, 5000 साल पहले क्या हुआ, 10,000 साल पहले क्या हुआ। तो दोस्त, मैं यही कहना चाहूंगा, ये आपकी बहुत बड़ी मिथ्या होगी। क्योंकि अगर आपने वर्तमान का मूल जानना है, वर्तमान के अंदर क्या समस्याएं हैं, वर्तमान के अंदर हमने क्या अच्छा किया है, तो उसको जानने के लिए आपको इतिहास जानना पड़ेगा। अब ये पर डाउट क्लियर करेंगे कि कैसे इतिहास वर्तमान के अंदर है, यानी कि क्यों हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। तो आप देखिए कि अगर इतिहास को मैं 3 हिस्से के अंदर तोड़ दूँ, भारत के इतिहास को 3 हिस्से के अंदर तोड़ दूँ, तो भारत का इतिहास अपन 3 हिस्से के अंदर तोड़ सकते हैं। एक तो हो गया प्राचीन भारत, एक हो गया मध्यकालीन भारत, और एक हो गया आधुनिक कालीन भारत। यानी कि अपनी सुविधा के लिए आप इतिहास को 3 हिस्से के अंदर तोड़ देते हैं। तो यानी कि तैयारी का पहला तरीका तो ये होगा कि इतिहास को 3 हिस्सों के अंदर तोड़ के पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। यानी कि अगर आप 3 हिस्से के अंदर तोड़ के इतिहास को पढ़ते हैं तो इजी होता है आपको इतिहास याद करना, इतिहास जानना। प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, यानी कि 3 हिस्से के अंदर तोड़ के पढ़ना चाहिए इतिहास को। और किताबें भी आपने देखी होंगी, सुविधा के लिए 3 हिस्सों के अंदर ही बांट के लिखी जाती हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास अलग से लिखा जाता है, मध्यकालीन का अलग से, और आधुनिक भारत का अलग से लिखा जाता है। अब बात करें कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक कालीन भारत, अब देखेंगे आप, ये लगभग यानी कि आरंभिक मानव से लगभग 700 यानी कि अरब आक्रमण तक है। यानी कि लगभग आरंभिक मानव से लेकर 750 तक है। ये मध्यकालीन अलग है, आधुनिक भारत अलग है। अब बात यहाँ आ जाती है कि इनमें से कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक छोड़ने चाहिए, और कौन से टॉपिक में से प्रश्न आता है कि उनके ऊपर हमारे को ज़्यादा जोर देना चाहिए। पढ़ना तो सब चाहिए, किन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए और किन टॉपिक में से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक परीक्षा के अंदर कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। तो उन्हीं टॉपिक के ऊपर ਆਪਾਂ बात करेंगे कि इतिहास के अंदर क्या पढ़ना चाहिए। आज आप पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, पढ़ेंगे नहीं प्राचीन भारत के अंदर क्या पढ़ना चाहिए और प्राचीन भारत को कैसे पढ़ना चाहिए। हर एक टॉपिक की अलग मीनिंग है। इतिहास और ज्योग्राफी की अलग मीनिंग है। इतिहास के अंदर भी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक कालीन भारत की अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग स्ट्रेटजी करके पढ़ना है। आप जब इस प्रकार पढ़ेंगे तो आपको इतिहास बोरिंग नहीं लगेगा। जो जो टॉपिक बताऊं, जो जो टॉपिक करवा रहा हूं वो पढ़ लीजिए। अगर इनके बाद अगर आपको कोई भी प्रश्न आता है ना, तो मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूं वो भी प्रश्न आप सोल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे वो सोल्व करेंगे आप एलिमिनेशन मेथड से। आप देखिए HSSC है, SSC ये हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब क्या होगा कि प्रश्न दे रखा है आपको और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A, B, C और D। यानी कि आप समझ रहे हैं कि प्रश्न भी दे रहा है और उत्तर भी आपको दे रहा है, उत्तर आपने छांटना है। अब जब आप सारे सब्जेक्ट के जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आप सारे टॉपिक कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, एक रणनीति बना के कर लेते हैं, एक सोच बना के कर लेते हैं, तो आप देखेंगे अगर कोई भी टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो आप इन 4 ऑप्शन से, जो आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं जिनमें से आपने एक अच्छा उत्तर छांटना होता है, तो आप उसको आसानी से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। और पढ़े हुए में से आ गया तो आप सॉल्व करें ही करेंगे। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं अपन आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इस स्लाइड देखिए, मैंने प्राचीन भारत के अंदर से कुछ टॉपिक निकाले कि इन टॉपिक को पढ़ना चाहिए। प्राचीन भारत के अंदर इतने टॉपिक बनते हैं। इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर पहला टॉपिक बनेगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, दूसरा टॉपिक बनेगा प्रागैतिहासिक काल, तीसरा टॉपिक बनेगा सिंधु सभ्यता, चौथा टॉपिक बनेगा वैदिक सभ्यता, पांचवा टॉपिक बनेगा महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म और मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यवन राज्य, शक, कुषाण, संगम युग,
और गुप्त साम्राज्य, वाकाटक राजवंश, पुष्यवती वंश या वर्धन वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, सीमावर्ती राजवंश और राजपूत राजवंशों का उत्पत्ति। ये कुल 26 टॉपिक बनते हैं प्राचीन भारत के अंदर, यानी कि 26 टॉपिक के ऊपर अपनी कमांड होनी चाहिए। और इनमें से सिर्फ और सिर्फ इनमें से सिर्फ 7 टॉपिक के ऊपर अपनी कमांड होनी चाहिए अच्छी। वो भी बताऊंगा कि वो 7 टॉपिक कौन से जो प्राचीन भारत के अंदर हमें अच्छे से करने चाहिए और जिनमें से हर बार एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जब भी एग्जाम में प्राचीन भारत में से कोई भी प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा तो इन 7 टॉपिक के अंदर से प्रश्न जरूर पूछता है। और हरियाणा के अंदर पूछने का कारण भी बताऊंगा क्यों पूछता है। अब आप मान के चलिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता जब आप पढ़ेंगे तो आप देखते कि अगर आप हरियाणा जीके कर रहे हैं तो हरियाणा जीके की हिस्ट्री के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का रोल है कि नहीं, तो निश्चित तौर पे सिंधु घाटी सभ्यता का रोल जरूर है। तो क्यों ना आप जब इंडिया जीके कर रहे हो तो इसको हरियाणा जीके के साथ भी करें, अच्छे से पकड़ करें। सीधा संबंध है हरियाणा के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का, है ना। फिर आप देखिए जैन धर्म और फिर देखिए आप बौद्ध धर्म। आप बताइए बौद्ध धर्म में से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं हरियाणा जीके के अंदर। और आप मान के चलते कि वो हरियाणा की हिस्ट्री से पूछा गया, बिल्कुल सही बात बोलते कि वो हरियाणा की हिस्ट्री से पूछा गया कि नहीं पूछा गया। फिर आप आ जाइए वर्धन वंश के ऊपर। क्या हर्षवर्धन का संबंध नहीं है हरियाणा से? क्यों नहीं पूछेगा हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के बाद आपको ध्यान है ना फेमस विदेशी यात्री आया था इसके दरबार के अंदर। कितनी बार हरियाणा जीके के अंदर प्रश्न पूछे कि वो फाइनल कब आया था भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर कब आया था, उसकी कौन सी पुस्तक थी। तो हरियाणा जीके की इंपोर्टेंस कितनी है यहाँ, प्राचीन भारत की कितनी इंपोर्टेंस है, आप इनको कनेक्ट करिए ना। अभी आप देखिए यहाँ लिखा है मैंने संगम युग। संगम युग का हरियाणा जीके के साथ कोई भी संबंध नहीं है, ये इंडिया जीके के अंदर जाएगा। परंतु आप देखो कि सिंधु घाटी की सभ्यता होगी, बौद्ध धर्म हो गया और वर्धन वंश हो गया, इनका सीधा संबंध हरियाणा जीके के साथ है कि नहीं। ये 84 ग्राम का बौद्ध स्तूप नहीं पढ़ा आपने, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, परंतु है कहाँ, हरियाणा जीके के अंदर भी तो है। जब अपन पूरा हरियाणा जीके के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा 84 ग्राम। अब आ जाइए प्राचीन भारत के पहले टॉपिक के ऊपर कि प्राचीन भारत के भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि इस टॉपिक को आप कैसे तैयार करेंगे, यानी कि कितना तैयार करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कितना वेटेज रखेंगे आप। ठीक है, अब देखिए कि मान लो कल कोई घटना घटी है तो आप उस घटना को जानने के लिए रेडियो यूज़ कर सकते हैं, टेलीविज़न यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कल की घटना को आप इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से कैसे भी जान सकते हैं। जब कोई ऐसी घटना घटी तो आप अपने मित्र से पूछ सकते हैं। अगर कोई घटना 100 साल पहले घटी हो तो आप क्या करेंगे, कोई भी पुरातत्व विभाग का कोई भी ऑफिस हो वहाँ जाके पता कर सकते हैं कि आज से 100 साल पहले क्या घटना घटी हुई, तो आप जान सकते हैं। परंतु आज से हजारों साल पहले या 2000 साल पहले या 1 लाख साल पहले कोई घटना घटी है तो आप उसको कैसे जान सकते हैं, क्योंकि उस समय तो कोई कागज नहीं था, पेन नहीं था या कोई लिखित दस्तावेज नहीं था। तो भी अपन इतिहास जानना ना कि आज से 1 लाख साल पहले कैसे क्या हुआ, तो अनेकों तरीके। तो आप देखते हैं कि कोई भी मानव जहाँ रह रहा है तो वो अपने उपयोग की भी चीजें अपने पीछे जरूर छोड़ जाता है। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हो कि जैसे मान लो कि मैं एक अंगूठी पहनता हूँ, कोई भी आर्टिफिशियल अंगूठी पहनता हूँ, मान लो वो उसका कलर फेड हो गया, कलर खराब हो गया,
तो वो अंगूठी क्या करूँगा, फेंक दूंगा, कहीं भी डिस्पोज कर दूंगा उसको, तो वो अंगूठी क्या हो गई, मेरा अवशेष हो गया। मान लो ये अंगूठी किसी को 5 दिन बाद तक मिलती है, तो वो बता सकते हैं कि ये अंगूठी विकास ने पहनी है, और उस अंगूठी का डिजाइन देख के बता सकते हैं कि ये अंगूठी किसी फीमेल की है या मेल की है। यानी कि एक ये तरीका हो गया। यानी कि कोई भी मानव कोई भी चीज जब उपयोग करता है तो अपने पीछे उसका अवशेष जरूर छोड़ता है। तो यानी कि इतिहास का निर्माण मानव द्वारा छोड़े गए पीछे अवशेषों से किया जाता है। यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत यानी कि मानव द्वारा पीछे छोड़े गए अवशेषों से तैयार होगा। आई बात समझ? आप इससे पहले कैसे डील कर रहे थे कि जब भी आप ये टॉपिक पढ़ने बैठते थे ना तो आप देखते थे कि अभिलेख यानी कि आर्थिक गुफा अभिलेख, इससे क्या पता चलता है कि भारत का प्रथम बार किसी अभिलेख के ऊपर अगर जिक्र है तो आर्थिक गुफा अभिलेख से। आई बात समझ? ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जिस प्यारे भारत के अंदर रह रहे उसका सर्वप्रथम अगर कहीं किसी अभिलेख के अंदर नाम है तो आर्थिक गुफा अभिलेख के अंदर आए। आई बात समझ? फिर आप देखिए कितनी बार पूछा है एसएससी और एचएसएससी ने कि किस पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए, तो आप पढ़ते हैं गुप्त यानी कि गुप्त साम्राज्य के टाइम के अंदर चलाए गए, या शीशे के सिक्के कहाँ चलते थे तो आप पढ़ते हैं सातवाहन के अंदर पढ़ते थे। तो यानी कि क्या है, यानी कि यही तो वो मानव है जिन्होंने शीशे का प्रयोग किया, सोने का प्रयोग किया, और उन्होंने क्या किया, अपने अवशेष पीछे छोड़ दिए। पुरातत्व विभाग वाले क्या करते हैं, ये सारी चीजें उठाते हैं और कार्बन डेटिंग द्वारा पता करते हैं कि ये घटना या ये चीजें कब प्रयोग में लाई गई। तो एग्जैक्ट पता चल जाता है, लगभग सिमिलरिटी रहती है, ये 700 साल पहले प्रयोग किए गए थे या 800 साल पहले प्रयोग, यानी कि ये तो मानव नहीं प्रयोग ना। तो आप क्या करिए, इस टॉपिक को अगर आपने डील करना है कि प्राचीन भारत का इतिहास कैसे पढ़ा जाइए, तो आप मान के चलिए कि सारे इतिहास की बुनियाद ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि ये स्रोत ही पूरे प्राचीन भारत की नींव है। यानी कि अगर प्राचीन भारत अगर आपने जानना है तो उसके स्रोत पढ़ने पड़ेंगे आपको। इससे पहले आप पढ़ रहे थे रट्टाफिकेशन के माध्यम से कि सोने के सिक्के कहाँ मिले, कितने वेद थे, यानी कि वेद भी तो इतिहास को जानने का स्रोत है, साहित्य का स्रोत है। इसके माध्यम से आप इतिहास जान रहे थे कि वैदिक काल के अंदर क्या चल रहा था, तो आप वेद के माध्यम से पता कर रहे थे, तो साहित्य का स्रोत है। तो यानी कि अगर सिंधु सभ्यता जाननी है तो भी स्रोत से पता चलेगी, वैदिक सभ्यता जानना है तो भी स्रोत से पता चलेगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जितने भी इतिहास को जानना है तो सारा का सारा स्रोत से पता चलता है। तो आप देखिए इस टॉपिक की कितनी वेटेज है, यानी कि पूरे का पूरा आधार प्राचीन भारत का आधार इन्हीं स्रोतों के ऊपर टिका है। यानी कि अगर प्राचीन भारत का इतिहास अगर अपन एक क्रम वाइज तरीके से बनाए ना तो इन्हीं स्रोतों के आधार के ऊपर बनाए। आएगा समझ? ठीक है, तो इस चैप्टर को डील यूं करना है कि आप जान रहे हैं कि भारत का इतिहास क्या है। आपने रट्टा नहीं लगाना कि सोने के सिक्के कहाँ मिले, शीशे के सिक्के किस शासनकाल के अंदर चले गए, तो आपको पता चलेगा कि सातवाहन शासक अगर सोने, गुप्त साम्राज्य अगर सोने के सिक्के चला रहा है तो आप सोच के देखिए, सोना सबसे महंगी मुद्रा है आज के टाइम के अंदर, महंगे में से गिनी जाती होगी ना। तो आप सोचिए अगर सोने के कोई व्यक्ति अगर सिक्के चला रहा है तो उनका शासन कितना डेवलप्ड होगा, उनकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी। आप सोचिए ना, आज के टाइम पर कागज के नोट यूज कर रहे हैं, सोचो उस टाइम के अंदर सोने के सिक्के चलाए जा रहे हैं, तो सोच के देखिए उनकी अर्थव्यवस्था कितनी डेवलप्ड होगी, कितने अमीर लोग रहते होंगे वहाँ। तो इन्हीं स्रोत से पता चला। अगर मैं मान लो कंपैरिजन करूं कि प्राचीन भारत के अंदर सबसे समृद्ध कौन थे, तो मैं कहूंगा कि अर्थव्यवस्था के आधार पर तो गुप्त होने चाहिए, सोने के सिक्के लाए हो। आज आपका देखो कंपैरिजन चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, मान रहे हो, आपस में मान के चल रहे हैं रूस शक्तिशाली। क्यों शक्तिशाली? आपको पता है उनकी सेना डेवलप्ड है, उनके पास सेना बहुत है, ये है जी, परमाणु बम है, सब है उनके पास। परंतु जब आप ऐतिहासिक स्रोत जानेंगे, इनके आधार के ऊपर आप इतिहास का निर्माण करते जाएंगे, तो एक साम्राज्य का नाम आएगा मगध। आप सोचिए उस टाइम के अंदर 16 महाजनपद थे, सबसे ज्यादा जिक्र इसी मगध साम्राज्य का है। तो पता चलता है किनसे, इन्हीं स्रोतों से पता चलता है कि मगध इतना शक्तिशाली साम्राज्य क्यों था। आप देखेंगे कि इतनी बड़ी सेना थी,
इनका नगर नियोजन देखो, इनकी जहाँ राजधानी थी उस राजधानी को कैसे कवर किया गया, बाहरी आक्रमण ना हो। इनका प्रशासन देखो, इन्हीं सतर्कों से निर्माण होता है किसी इतिहास का, और इन्हीं सतर्कों से आप आइडिया लगाते कि कोई भी सभ्यता कितनी समृद्ध रही थी। आई बात समझे? तो इतिहास को एक कहानी की तरह पढ़ते हुए समझते हुए पढ़ना है और वर्तमान के अंदर जोड़ना है इतिहास को, तब इतिहास समझ में आता है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि इतिहास वर्तमान के अंदर कैसे। अब आइए दूसरे टॉपिक पर, प्रागैतिहासिक काल, यानी कि हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है। यानी कि इन सतर्कों से पहला स्टेप आपका लेके प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा ये मानना है। प्रागैतिहासिक काल को आप स्टैंडर्ड जीके के माध्यम से पढ़िए, सिर्फ स्टैंडर्ड जीके के माध्यम से पढ़िए कि आग का आविष्कार किस काल के अंदर हुआ, पहिए का आविष्कार किस काल के अंदर हुआ, मानव ने कृषि कब की, लोहे के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिले, कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ मिले, कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले। सिर्फ इस प्रकार पढ़ना चाहिए प्रागैतिहासिक काल को। और प्रागैतिहासिक काल के सिर्फ और सिर्फ एक पेज के नोट्स बनते हैं अगर अच्छे से बनाए जाए तो। और मेरा मानना है कि प्रागैतिहासिक काल को कवर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने चाहिए, एसएससी और एचएसएससी। प्रागैतिहासिक काल से कैसे क्वेश्चन, यानी कि आपको कोई भी किसी प्रकार की स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी टॉपिक कहीं से करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और आप कोई भी जीके के लिए कोई भी किताब फॉलो करें, बस उसके साथ कंपैरिजन कीजिए। अगर उस किताब के अंदर नहीं है तो प्रीवियस ईयर के पेपर निकालिए और नोट्स बनाते चलिए। सिर्फ इस चैप्टर को ऐसे डील करना है प्रागैतिहासिक काल को। कोई लंबी कहानी नहीं है कि कौन कब आया, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि डीप में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि विद्वानों के अंदर मतभेद है। क्योंकि इतिहास भी एक दिन में तो बनता नहीं, इतिहास को पढ़ने के लिए एक कर्म लगता है, पूरा हजारों साल लग सकते हैं। कोई भी संस्कृति को चेंज होने में हजारों साल लग सकते हैं, आप समझे? अब आइए सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारत का, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। यानी कि हर एक परीक्षा के अंदर इसमें से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जब भी प्राचीन भारत के अंदर कोई प्रश्न पूछेगा तो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर से एक प्रश्न जरूर पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग के अंदर यही चलता है। और अपने को कैसे पढ़ना है, जो एग्जामिनर के दिमाग के अंदर चल रहा है उसी के अनुसार पढ़ना है। अब इस चैप्टर की अलग डीलिंग है, बिल्कुल अलग डीलिंग। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको वर्तमान की सहायता लेनी पड़ेगी। सॉरी, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ने के लिए वर्तमान की सहायता कैसे लेनी पड़ेगी और आपका यह टॉपिक किस प्रकार का होगा। यानी कि अगर आप सिंधु घाटी की सभ्यता को वर्तमान की सहायता से पढ़ेंगे तो ये सबसे इजी टॉपिक रहेगा आपके लिए और सबसे आसानी से तैयार हो जाएगा। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आपको वर्तमान की सहायता से पढ़ना है और सबसे इजी टॉपिक यही रहेगा आपके लिए। अब आपको बोरिंग नहीं लगेगा टॉपिक, ठीक है? और फिर बताऊंगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर। यानी कि पहली बात तो आपको सिंधु घाटी की सभ्यता को वर्तमान के साथ कैसे याद करना है। आप वर्तमान के अंदर तीन चीजें बांट लीजिए। वर्तमान के अंदर एक समाज भी होता है हमारा, वर्तमान के अंदर एक राजनीति भी होती है अपनी, वर्तमान के अंदर अपना एक व्यवसाय भी है, यानी कि आजीविका, ठीक है?
आप देखिए वर्तमान के अंदर एक ऐसे समाज के अंदर रहते हैं जहाँ पर क्या है, जाति व्यवस्था भी, जहाँ बड़े बच्चे भी रहते हैं, बड़े बूढ़े भी रहते हैं, जहाँ महिलाएं भी रहती हैं, जहाँ पुरुष भी रह रहे हैं, जहाँ धर्म भी, यानी कि एक समाज की व्यवस्था है वर्तमान के अंदर। हमारे वर्तमान के अंदर राजनीति भी, यानी क्या है, लोकतंत्र है। इसके अंदर एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार, यानी कि ऐसी राजनीतिक संरचना रहती है। और आजीविका क्या है हमारी, या तो हम कृषि के अंदर हैं, या हम जॉब के अंदर हैं, या हम बिजनेस के अंदर हैं। यानी कि एक समाज का एक यही ढांचा होता होगा, एक सभ्यता का यही ढांचा होता होगा कि एक वहाँ पे समाज होता है, एक वहाँ की राजनीति होती है और एक वहाँ की आजीविका होती है। एक समाज का यही होता है, एक सभ्यता के अंदर ये तीन चीजें होती हैं। अब आइए आप सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आप वर्तमान के साथ मिला के कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे इजी टॉपिक रहने वाला है। आप देखिए कि अगर वर्तमान के अंदर एक समाज की बात करूं मैं, समाज को लेके चलूं, तो सबसे पहले उठाते हैं एक महिला। आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो क्या करती है, श्रृंगार करती है ना, श्रृंगार के अंदर क्या होता होगा, हाथ के अंदर चूड़ियां पहनती हैं, और क्या होता होगा, इन सब को करने के लिए शीशा चाहिए, अगर कुछ मुंह पे लगाना है, लिपस्टिक वगैरह, बाल क्या होते हैं लंबे छोड़े हुए। तो अब सिंधु घाटी की सभ्यता को लेके आएगी वर्तमान के साथ, यानी कि मैंने आपको इतिहास शुरू करने से पहले एक ही टॉपिक बताया था कि अगर आपने अपना वर्तमान जानना है तो आपको अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अब आइए, जब आप सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ने बैठेंगे ना, तो उसके अंदर एक स्थान का नाम आएगा कालीबंगा। तो आप पढ़ते हैं कि कालीबंगा वो स्थान है जिसको आप इस प्रकार से याद करते हैं, यहाँ से चूड़ियां मिली। क्या मिली? चूड़ियां मिली। तो आपको अब पता चला कि आज जो महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं, इनका इतिहास 4500 साल पुराना है, यानी कि 2500 ईसा पूर्व है। तो आप जान गए ना। तो यानी कि आपने जब सिंधु घाटी की सभ्यता या इतिहास शुरू करने तो उसको वर्तमान के साथ जोड़ते जाइए। आज आप सुबह सारे तैयार होते हैं तो शीशा यूज करते हैं कि मेरे को बाल सेट करने हैं या कुछ भी करना है। तो आप जब सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ने बैठेंगे तो उसके अंदर एक टॉपिक आएगा हड़प्पा, यानी एक शक्ल का नाम आएगा हड़प्पा, जिसके नाम पे हड़प्पा सभ्यता रखी। तो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक कांस्य का शीशा मिला। आज हमें इतिहास में पढ़ गया कि शीशे का इतिहास लगभग 4500 साल पहले, यानी कि कोई मेरे को आके पूछे या आप किसी महिला को पूछे कि माता जी या बहन जी आप ये चूड़ियाँ कब से पहनती हैं, तो वो कहेंगे ये हमारा कल्चर है, मेरी सासू ने पहना। फिर मैं पूछूँ कि सासू किसने बताया, तो वो कहेंगे मेरी सासू ने बताया। चलते 5-7 पीढ़ी आप नाम बता पाएंगे। फिर आप जब सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़े तो आप उनको बताइए कि जी मैं जानता हूँ कि ये प्रथा कब से शुरू हुई, ये चूड़ियाँ कब से पहनी गई, चूड़ियाँ कब से बनाई गई। तो आपको पता चलेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता की देन है, यानी कि जो वर्तमान के अंदर चल रहा है वो इतिहास की देन है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की देन है। तो आप इस चैप्टर को क्यों डील करना है। जैसे लिपस्टिक का नाम लिया मैंने, तो आप लिपस्टिक का जब सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़े तो इसके अंदर एक शहर का नाम आता है चुंगड़ो, तो लिपस्टिक वहां से मिली। तो आप जान गए ना कि आज जो महिलाएं या लिपस्टिक यूज करती हैं इनका इतिहास 4500 साल पहले है, यानी उस समय महिलाएं यूज करती थी। यानी आज देखिए, आज बच्चे हैं, आप मनोरंजन के साधन अनेक प्रकार के हैं। मोबाइल पे आप गेम खेल सकते हैं, अपना फ्री टाइम पास कर सकते हैं नहीं। कुछ बड़े लोग हैं वो क्रिकेट खेल सकते हैं, या कुछ और भी चीजें हैं जो मनोरंजन के साधन के लिए, वो मनोरंजन के साधन सोच के लिए कि आज से जो अपने पूर्वज हुए 4500 साल पहले वो फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते थे, उनका मनोरंजन का साधन क्या था। तो आप जब सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ने बैठेंगे, जब समाज का टॉपिक निकालेंगे तो उसके अंदर लिखा आएगा कि मनोरंजन के साधन उस समय बच्चे कंचगोलियां खेलते थे। कहीं आपको मिलेगा कि बड़े बुजुर्ग लोग शतरंज खेलते थे। तो आज मेरे को पता चलेगा कि शतरंज का इतिहास इतना पुराना है कि उस समय मनोरंजन के साथ शतरंज था, बच्चे कंचगोलियां खेलते थे। भाई ये जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ ये लास्ट पीढ़ी है जो कंचगोलियां खेली। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पूर्वजों का ये हम लास्ट पीढ़ी है जिन्होंने कंचगोलियों का इतिहास रखा है। इसके बाद तो विलुप्त हो जाएगी कंचगोली, हो जाएंगे नहीं, कंचे विलुप्त हो जाएंगे।
तो एक इतिहास जानेंगे, पंचकूली का इतिहास, यानी कि जो बच्चे आज मनोरंजन का साधन यूज कर रहे हैं, ये इन सब की देन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की देन। आज देखिए हमारा सिरसा जिला है, ये कपास अग्रणी है। कपास अग्रणी यानी कि कृषि का हिस्सा है, यानी कि लोगों की आजीविका का साधन है कपास। तो आप देखिए एचएसएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि कपास को सिंधु सभ्यता के अंदर क्या कहा जाता है, तो सिंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधन कहा जाता है। तो मेरे को पता चल गया कि जो भारत के अंदर जो कपास उगाई जाती है, ये आज से 4500 साल पहले भी उगाई जाती थी, जब कृषि की शुरुआत हो रही थी, यानी कृषि चरम अवस्था के ऊपर थी, तब से इतिहास है। तो पता चल गया, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ने का तरीका है कि आप इसको वर्तमान के साथ जोड़ेंगे। देखिए आप एक शहर में जाते हैं, चंडीगढ़, यानी कि ब्यूटी सिटी बोलते हैं इसको। हरियाणा जी के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि ब्यूटी सिटी किसको बोलते हैं, तो चंडीगढ़ को बोलते हैं। क्या कारण है इसको ब्यूटी सिटी बोलती हैं, क्या कारण है कि लोग चंडीगढ़ से पसंद करते हैं? या एक शहर के अंदर आपने सुना होगा हुड्डा, लोग हुड्डा या चंडीगढ़ के अंदर रहना क्यों पसंद करते हैं? आप देखेंगे इनका जो नगर नियोजन है ना, इनकी नगर नियोजन व्यवस्था देखो, नालियां ढकी हुई हैं, नालियां ढकी हुई, सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण के ऊपर काट दी। तो आप जान सोचिए कि जब आप सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, तो इसकी मुख्य विशेषता जो थी कि नगर नियोजन व्यवस्था, या नहीं थी? नगर नियोजन व्यवस्था नहीं थी कि ये बोल रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, नालियां ढकी हुई थी, मैनहोल के अंदर जाकर थी। तो क्या आज वर्तमान के अंदर ये नहीं है? सोचिए चंडीगढ़ शहर का डिजाइन ली कार्बन से तैयार कर रहा होगा, तो उसके दिमाग के अंदर 100% सिंधु घाटी की सभ्यता आई होगी। अब पता चला कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, यानी कि वर्तमान को जानने के लिए इतिहास पढ़ा जाता है। अब देखो कुछ प्राचीन शहर देखो, अपने जो पुराने टाइम के बसे, सिरसा देख लो, आप देखो गलियां तंग पड़ी हैं, कई नालियां ढकी नहीं हुई। तो यानी कि वर्तमान के अंदर जो गलती है या भूतकाल के अंदर जो गलती है, उसको सुधारने के लिए भी इतिहास पढ़ा जाता है। अब जो जिन लोगों ने शहर बसाने से बसा दी, कहते हैं कि अब जब नए शहर डिजाइन करेंगे या शहर के अंदर कुछ चेंज करेंगे, तो आप इतिहास से सीख लेंगे। और इतिहास से सीख कौन सी लेनी है? अपन जो अच्छी चीजें उन्हीं को सीख लेनी, या जो इतिहास के अंदर गलती है उनको वर्तमान के अंदर सुधारा जाए, भविष्य के अंदर सुधारने की गुंजाइश हो, इसी कारण इतिहास पढ़ा जाता है। अब देखो चंडीगढ़ शहर का डिजाइन तैयार कर रहा हो, तो 100% उसके दिमाग के अंदर सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो है ना इतिहास का संबंध वर्तमान के साथ। सिंधु घाटी की सभ्यता को तो पढ़ना ही आपने वर्तमान के साथ जोड़ के है, तभी आपका टॉपिक कवर होगा। जब आप ये वर्तमान के साथ जोड़ते हुए जाएंगे, एक तरफ आपने सिंधु घाटी का समाज पढ़ना है, एक तरफ जो वर्तमान के अंदर समाज है वो पढ़ना है, एक तरफ उनकी आजीविका के साधन क्या थे, एक तरफ हमारे आजीविका के साधन के, इन सबको जोड़ते हुए पढ़ेंगे आप। तो जब जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल के आएगा कि हाँ यार, आज से 4500 साल पहले वाले लोग इतने उन्नत थे यार, अब तो कोई उन्नत नहीं। तो आपको एक पिक्चर क्लियर होगी कि 4500 साल पहले कैसे लोग रहे थे। अब देखो इसके अंदर प्रश्न कैसे करने हैं आपको, इसको प्रश्न कैसे डील करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अवशेष से संबंधित पूछे जाते हैं कि कौन सा अवशेष कहाँ से मिला। जैसे पूछेगा चूड़ियाँ कहाँ से मिली, तो कालीबंगा से मिली। अग्निवेदिका कहाँ से मिली, कालीबंगा से मिली। और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आप राखी गढ़ी या बनवाड़ी की तरफ आएंगे ना हिस्ट्री के अंदर, तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये हरियाणा जी के रिगार्डिंग कि हल वाला खिलौना कहाँ से मिला, है ना हरियाणा जी के अंदर। तो इसको यूँ जोड़ते होते हैं, यानी कि अवशेष याद रखने आपको कि कौन से अवशेष कहाँ से मिले। जैसे महान सनाना का कितनी बार पूछा है, महान सनाना का कितनी बार पूछा, मोहनजोदड़ो से पूछा है, तो आप याद रखिएगा अवशेष पूछिए। और दूसरा जो आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, जब आप समाज के बारे में पढ़ रहे थे इसी टॉपिक के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर राजनीति के बारे में पढ़ रहे थे, इसी टॉपिक के अंदर आजीविका के बारे में पढ़ रहे थे, इसी टॉपिक के अंदर नगर नियोजन के बारे में पढ़ रहे थे, ये तो आपको एक पिक्चर देगा उन लोगों की। अब यहाँ से कैसे प्रश्न पूछेगा, वो प्रश्न पूछेगा अपवाद, यानी कि इस टॉपिक को जब सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आप कवर कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अपवाद याद रखने हैं। हमेशा प्रश्न अपवाद में से पूछा जाएगा। अब देखिए अपवाद कैसे पूछेगा। वर्तमान के अंदर आप एक धर्म को एक हिस्सा मान के चलते हैं कि धर्म का अर्थ है कि मंदिर होना चाहिए, है ना। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर जो धर्म था
जो बोल रहे थे कि माता देवी की पूजा करते थे हम, या कहीं आदि शिव की मूर्ति मिली है, कहीं नृतिका की मूर्ति मिली है, तो इसका मतलब धर्म था। अब धर्म को आप मान के चलते कि मंदिर है, परंतु आप जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अपवाद आ गया वहां कि धर्म तो है परंतु मंदिर नहीं है। तो देखो HSSC कितनी बार पूछे, HSSC कवर में पूछा गया था ये प्रश्न 2016-17 के अंदर कि मंदिर था कि नहीं, अपवाद आ गया। अब देखो अपवाद के अंदर एक चीज और डाउट क्लियर करता देता हूं, यानी कि इनके नगर थे वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड थे, दो हिस्सों के अंदर डिवाइड थे इनके नगर, यानी कि एक निचला नगर और एक दुर्ग, यानी कि शहर दो हिस्सों के अंदर बटा हुआ था यूं करके, ये निचला नगर हो गया, ये दुर्ग हो गया। ये सबको पता है कि शहर ऐसे बटा हुआ था, परंतु आपा ने क्या याद करना है, जब नगर नियोजन पढ़ रहे होंगे तो आपा ने अपवाद याद करना है सिर्फ। आप कमेंट के अंदर जरूर बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा नगर था जो तीन हिस्सों के अंदर बटा हुआ था, दो हिस्सों के अंदर ना बट के तीन हिस्सों के अंदर बटा हुआ। एसएससी सीजीएल और HSSC के अंदर ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, एसएससी ने तो बहुत बार पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर था जो तीन हिस्सों के अंदर बटा हुआ था। तो आपने अपवाद याद करना है, अवशेष के साथ साथ अपवाद याद करना है, इसी मान लिया आपका सारा का सारा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता का कवर हो जाएगा। आई बात समझ में? अब चलिए आगे, हर एक चैप्टर की अलग डीलिंग है। अब आइए वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक सभ्यता को आप कैसे पढ़ेंगे, हिस्ट्री के अंदर वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। पहली बात तो ये जरूर पढ़ना चाहिए टॉपिक कि हम सब लोग कौन है, आर्य लोग हैं, यानी कि हमारे वंश से हम मान के चलते हैं कि हम इनके वंशज थे आर्य लोगों के। तो एक तो सबसे पहली बात तो ये अपना क्या जान गए अपन, यानी कि जो वर्तमान के अंदर जो सामाजिक ढांचा है या जो भी धर्म के बिंदु हैं या आजीविका के साधन है, कुछ भी है, आप अंधविश्वास कह लीजिए, धर्म कह लीजिए, तो उसको सबको जानने के लिए आप क्या पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं। अब वैदिक सभ्यता को पढ़ने का तो एक तरीका है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस वैदिक सभ्यता को आपने दो हिस्सों के अंदर तोड़ना, कितने हिस्से में तोड़ना, दो, यानी कि एक ऋग्वैदिक और एक है उत्तर वैदिक, यानी कि वैदिक कालीन सभ्यता को आप दो हिस्सों के अंदर तोड़ेंगे। कितने हिस्सों के अंदर तोड़ेंगे, दो हिस्सों के अंदर तोड़ेंगे, एक ऋग्वैदिक कालीन और एक उत्तर वैदिक कालीन। यानी कि ये वो टाइम है लगभग मान के चलो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, तो ये है 1000 से लेके लगभग 500 तक मान के चलिए, यानी कि उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था। यानी कि वैदिक सभ्यता को आप दो इस तरीके से पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता को आपने दो हिस्सों के अंदर तोड़ना है, ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन। अब आपने क्या करना है, इन सारी सभ्यता को भी वर्तमान के साथ जोड़ना है, यानी कि अगर आप वर्तमान के अंदर जो समाज के अंदर कोई भी चीज आज विद्यमान है, चाहे वो कुरीतियां हो, चाहे अच्छी चीजें विद्यमान हो, तो वो सारी की सारी वैदिक सभ्यता की देन है। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था कि ये हमारे वंशज थे, हम इनके वंशज हैं, तो इस कारण इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, यानी कि इसको भी आपने वर्तमान के साथ जोड़ना, परंतु इसको पढ़ने का तरीका अलग है एज कम्पेयर टू सिंधु घाटी सभ्यता। इनको कैसे पढ़ना, आपने पहले आपने पढ़ना है ऋग्वैदिक कालीन और फिर पढ़ना है उत्तर वैदिक कालीन। कैसे पढ़ोगे, पहले ऋग्वैदिक कालीन पढ़ोगे फिर उत्तर वैदिक कालीन पढ़ोगे। आई बात समझ? फिर क्या करोगे, आप इन दोनों को कंपैरिजन करोगे, यानी कि ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था कैसी थी, उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था कैसी थी। आई बात समझ? पहला टॉपिक जाएगा कि ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था के अंदर मात्र एक वेद लिखा गया, ऋग्वेद लिखा गया, उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था के अंदर तीनों वेद लिखे गए। आई बात समझ? यहाँ महिलाओं की स्थिति क्या थी, यहाँ महिलाओं की स्थिति क्या थी। आज वर्तमान के अंदर जितनी भी महिला की स्थिति है, जो वर्तमान के अंदर महिलाओं का जीवन यापन है, जो भी समाज के अंदर उनकी स्थिति है, उस सबका कारण उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था है। यानी कि थोड़ा बहुत समाज के अंदर आज भेद चल ही रहा है, चाहे संविधान ने वो भेद हटा दिया हो, परंतु फिर भी समाज के अंदर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, तो सारी की सारी देन उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था की थी। ऐसा मानते हैं लोग, ऐसा मानते हैं, इतिहासकार ऐसा मानते हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे जाति व्यवस्था, यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, यहाँ जाति व्यवस्था शुरू होगी। आप जो वर्तमान के अंदर जो मुद्दे चलते हैं, दलित मुद्दा हो गया, शूद्र हो गया, या क्षत्रिय हो गया, या ब्राह्मण हो गया, या कुछ भी हो गया, तो सारे के सारे उत्तर वैदिक कालीन। परंतु आप इधर देखो, इधर वर्ण व्यवस्था, इधर जाति व्यवस्था, इधर जीवन के निर्वाह के कारण अलग है, इधर जीवन के निर्वाह के कारण अलग है। आई बात समझ?
इसको इस प्रकार पढ़ेंगे। और जब आपका ये सारा टॉपिक कवर हो जाए, उत्तर वैदिक कालीन और दिव्य वैदिक कालीन, तब इस टॉपिक को आप कंपैरिजन करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ। किसके साथ करेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ। अब देखो, आप कंपैरिजन जरूर करते हो और कंपैरिजन के ऊपर प्रश्न पूछा गया है, परंतु आपके दिमाग के अंदर ये नहीं आया कि यार ये कंपैरिजन था, यानी इसी को बोलते हैं समार्टवर्क। आपने सुना होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो आप बोलते हैं लोहा। उसी के आगे लिखते हैं कि लोहे की खोज या लोहे का प्रयोग वैदिक कालीन के अंदर किया जाता है। तो ये कंपैरिजन हो गया। या ये कौन सी धातु का नाम जानते थे या ये कौन सी धातु से परिचित नहीं थे, तो ये दोनों कंपैरिजन हो गया। पहले तो आपने वैदिक सभ्यता के अंदर ऋग्वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन को अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। मुश्किल से 2 पेज के नोट्स तैयार हो गए। इसका और इसका कंपैरिजन करना है। फिर सारे वैदिक सभ्यता का कंपैरिजन करना है किसके साथ? सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ करना है। यानी कि दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए कि वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता को आपको पढ़ना है और दोनों को क्या करना है? कंपैरिजन करना है, ठीक है। इससे आगे चलेंगे आप। अब ये तो होगी एक बात कि वैदिक सभ्यता के अंदर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक बताया कि मैंने कंपैरिजन में से पूछेगा। कंपैरिजन में आपको पता चला ना कि वैदिक सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे ये नहीं परिचित थे, तो ये कंपैरिजन हो गया। फिर इनके समाज के ऊपर प्रश्न पूछा। अब जो वैदिक सभ्यता के अंदर प्रश्न पूछेगा ना, वो पूछेगा डायरेक्ट वेद के ऊपर, डायरेक्ट वेद के ऊपर प्रश्न पूछेगा। यहाँ से कभी भी प्रश्न नहीं पूछा गया समाज के ऊपर या पॉलिटी के ऊपर, पूछेगा तो कभी कभार पूछेगा। और अपन फोकस कहाँ करना है? जहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो पूछे जाते हैं डायरेक्ट वेद से कि कितने वेद थे, कौन सा वेद किस देवता को समर्पित था, या कौन से वेद का अर्थ क्या हुआ, वेद के अंदर ऋचाएं कितनी है, वेद के अंदर मंडल कितने हैं, कौन सा मंडल पहले लिखा गया, ऋचाएं कितनी है, सूक्त कितने हैं, कौन सा मंडल किस ऋषि द्वारा लिखा गया, किसको समर्पित है, कौन सा मंत्र किसको समर्पित है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ से पूछी जाती है। यानी कि वैदिक सभ्यता के अंदर प्रश्न पूछने का आधार सिर्फ क्या है? वेद। इन वेदों को आप आगे तोड़ के चलेंगे, ब्राह्मण धर्म कितनी बार पूछा है। उपनिषदों के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। कौन से उपनिषद में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। तो आपको पता चला कि वैदिक सभ्यता की देन और इन सब का आधार क्या है? वेद। यानी कि वेद को पढ़ने के लिए उपवेद बनाए गए, वेदांत बनाए गए, उपनिषद बनाए गए, अनेकों चीजें करी। यानी कि वैदिक सभ्यता के अंदर अगर आपको कोई प्रश्न कहाँ से आएगा, इनका पूछने का तरीका क्या रहेगा, तो वो सारा का सारा आधार रहेगा वेद, यानी कि ना कि वहाँ की व्यवस्था। आएगा समझ? ठीक है। तो वेद के अंदर पूछने के कारण जैसे प्रश्न पूछा हुआ था कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। तो ये प्रश्न पूछ रखे हैं। यानी कि सारे के सारे कौन सी इनके मंत्र हो गए, सूक्त हो गए, जो फेमस वाक्य आप सुनते हैं ना वर्तमान के अंदर, फेमस मंत्र सुनते हैं, फेमस कोई वेद का नाम सुनते हैं, तो सारे इन चीज़ों को समर्पित है। कितनी बार पूछा है कि इनमें कौन सा वेद नवीन है, तो डायरेक्ट वेद के ऊपर प्रश्न पूछ दिया। अथर्ववेद, किस वेद के अंदर जादू टोने है, नवीनीकरण का है जिक्र है, तो आपके सामने प्रश्न आता है अथर्ववेद। तो वेद के अंदर प्रश्न पूछे वैदिक सभ्यता के अंदर। अब जब आप वैदिक सभ्यता के अंदर उत्तर वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हो, तो आप एक समझ पैदा करना कि जब भी लड़ाई झगड़े शुरू होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लड़ाई झगड़े के कई अवशेष मिले नहीं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि आप जब सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता का कंपैरिजन कर रहे होंगे ना, तो आपको देखने के अंदर आएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर कहीं भी तहखाने या जेल के अवशेष नहीं मिले, कहीं से तलवार के अवशेष नहीं मिले। तो आप मान के चलिए लड़ाइयाँ होती नहीं थी। लड़ाई नहीं तो शांति प्रिय लोग हैं। परंतु जैसे ही आप वैदिक सभ्यता की तरफ आएंगे तो यहाँ राजा बनने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पशुओं को लेकर लड़ाइयाँ शुरू होंगी। अब जब पशुओं को लेकर लड़ाइयाँ शुरू होंगी तो लोग एरिया कब्जाना शुरू कर देंगे, क्षेत्र कब्जाएंगे। और जैसे जैसे क्षेत्र कब्जाते जाएंगे लोग, तो क्या निर्माण होना शुरू हो जाएगा? जनपदों का। और ये जनपद मिलकर क्या बनाएंगे? महाजनपद। तो मैंने कहा था कि इतिहास को पढ़ने का एक तरीका इतिहास क्रम वाइज है, ठीक है। तो इसी वैदिक सभ्यता के ऊपर कौन सा टीका है? इसी वैदिक सभ्यता के ऊपर टीका महाजनपदों का।
यानी कि महाजनपदों का आधार क्या है? वैदिक सभ्यता। महाजनपदों का आधार क्या है? वैदिक सभ्यता। तो अब इस चैप्टर को कैसे डील करना? इस चैप्टर को डील करना है सिर्फ आपने इनमें 16 महाजनपद याद रखने हैं आपने। कौन कौन से महाजनपद थे, इनकी राजधानियां, महाजनपदों के नाम, इनकी राजधानी और इनके फेमस राजा। इनके फेमस राजा कौन थे, इनकी लड़ाइयाँ, कौन सी लड़ाई फेमस थी वे याद करनी है। और याद करनी है इनके दरबारी, कोई भी दरबारी हो सकता है, दरबारी कभी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपने फोकस करना है, तो वो है मगध महाजनपद। कौन सा? मगध महाजनपद। यानी कि इसकी राजधानी कितनी बार पूछी गई मगध महाजनपद की। तो महाजनपदों के अंदर सिर्फ इन्हीं टॉपिक के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कोई कहानी नहीं याद करनी कि समाज कैसा था, या आय के स्रोत क्या थे, या आजीविका के क्या तरीके थे, या कौन सा क्या था। तो आपको सिर्फ महाजनपद के अंदर याद रखना है महाजनपद, राजधानी, फेमस राजा, लड़ाइयाँ, दरबारी, और इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा वो मगध महाजनपद रहेगा। इसी को पढ़ना आपने से, और कोई टॉपिक मत छेड़ना। अब देखो इसी महाजनपद के और वैदिक सभ्यता के ऊपर इन टॉपिक का आधार है। जैसे ही वैदिक सभ्यता शुरू हुई तो आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक सभ्यता शुरू हुई तो ब्राह्मणों का वर्चस्व शुरू हो गया। ऐसा मानते हैं लोग कि ब्राह्मण हावी हो गए, वे संस्कृत के ज्ञाता थे, वे कह रहे थे कि हम पढ़ सकते हैं। उन्होंने डिसाइड कर दिया कि टैक्स कौन देगा, लड़ाई कौन करेगा, या जो समाज के अंदर जो कार्य है वो कौन करेंगे। तो ये सब सारा कहते हैं कि ब्राह्मण ने डिसाइड कर दिया, ठीक है। राजा को शक्तिशाली घोषित कर दिया, खुद को ब्राह्मण ने खुद को शक्तिशाली घोषित कर दिया, या अनेक को ऐसे मंत्र बना दिए, या अंधविश्वास पैदा कर दिए। अब जब ऋग्वेदिक सभ्यता थी तो वेदों को बोला जाता है पुरुष गण, यानी कि भगवान द्वारा बोले गए। अब जब वेदों को समझने के लिए अनेकों आचार्य विद्वान हुए, उन्होंने अपने क्या लिखे, भाष्य लिखे, उन्होंने उपनिषद लिखे। तो क्या होता है कि किसी भी किताब का आप रिव्यू कर रहे हैं, अगर आपने किसी किताब को दोबारा लिखने के लिए बोला जाए तो आप अपनी आइडियोलॉजी डाल लेते हैं, उसके अंदर अपने विचार डाल लेते हैं। और मान के चलिए विचार कभी किसी के साथ नहीं मिलते, किसी के कभी भी किसी के विचार सिमिलर नहीं हो सकते। जो विचार सिमिलर नहीं होंगे, अब कोई कहे कि यार ये कर्मकांड तो सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं, शूद्र नहीं कर सकता, या टैक्स तो सिर्फ वैश्य लोग देंगे, लड़ाई तो सिर्फ क्षत्रिय करेंगे, यानी समाज के अंदर एक डिवाइडेशन शुरू हो गया। जब डिवाइडेशन शुरू होता है तो क्या होता है, अराजकता आती है। क्या आ जाती है? अराजकता आ जाती है। लोग मानसिक परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि यार हम तो बड़े नीच दर्जे के, यानी कि हम तो समाज के अंदर यूं पैदा। तो वो लोग क्या करते हैं, इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए एक जवाब की तरफ चल पड़ते हैं। इसकी तरफ चल पड़ते हैं, जवाब की तरफ चल पड़ते हैं। क्या कहते हैं, अराजकता को दूर करने के लिए क्या करते हैं, एक धार्मिक आंदोलन शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं धार्मिक आंदोलनों के लिए कि जैन धर्म निकला, बौद्ध धर्म निकला, शैव धर्म निकला, वैष्णव इस्लाम धर्म निकला, ईसाई धर्म निकला। यानी कि इन सब का बेस क्या है, ये। यानी कि आपको एक हिंट याद करना है। अब इसमें से कैसे याद करना वो देखिए, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं धार्मिक आंदोलन के अंदर। यानी कि ये टॉपिक आपको अच्छे से याद करनी चाहिए। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर। आप देखिए आपके सारे प्रश्न यहाँ से निकलेंगे, इन टॉपिक से आपके सारे प्रश्न निकलते हैं। जैसे बौद्ध धर्म को आप कैसे डील करोगे, यानी कि इसका संस्थापक, इनकी शाखाएं कितनी थी, बौद्ध धर्म कितने धर्म के अंदर बंटा हुआ था, उनके शाखे, उनके आचार्य कौन हुए, इनकी किताबें फेमस, इनके पहले शिष्य कौन हुए, इनकी शिक्षा पद्धति क्या थी। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं सारे के सारे बौद्ध धर्म के अंदर। महात्मा बुद्ध को आप अच्छे से याद कीजिए, महात्मा बुद्ध का जन्म याद कीजिए, उनका बचपन का नाम याद कीजिए, उन्होंने ग्रह कब त्यागा, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई, किस स्थान से हुई,
उनके द्वारा कोई फेमस बुक लिखी गई है या नहीं लिखी गई, उनकी शिक्षा क्या थी, उनके शिष्य कौन थे, प्रथम शिष्य कौन थे, उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए अपने, या उनका अंतिम उपदेश कहाँ था, या इनके उपदेशों को या इनके जो भी इनकी घटनाएं घटी, घर छोड़ने की घटना को क्या बोला गया, गृह त्याग की घटना होगी, आपकी ज्ञान प्राप्ति की घटना होगी, अंतिम जब उन्होंने शरीर त्याग गया उसकी घटना को क्या बोला गया। बौद्ध धर्म को आपको इस प्रकार याद करना है। सेम टू सेम जैन धर्म को भी आपको इसी तरीके से याद करना है, यानी कि जैन धर्म को भी आपकी डीलिंग बिल्कुल वैसी रहने वाली जैसी बौद्ध धर्म। अब आप देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म करने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इनकी कुछ एक शिक्षा सिमिलर मिलती है, क्योंकि लगभग एक दूसरे के समकालीन से ही थे, थोड़ा ज़्यादा गैप नहीं था, कोई 1500 साल का गैप है, लगभग सिमिलर सा गैप था इनका, और शिक्षाएं भी बिल्कुल सेम टू सेम सेम की। देखो यहाँ भी संगीतियाँ हो रही हैं, बौद्ध धर्म के अंदर भी संगीतियाँ हुई है, आपको याद करनी है कौन सी संगीति किसके टाइम के अंदर हुई। तब आपने क्या करना है, जैसे आप वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे कि उत्तर वैदिक कालीन और ऋग्वेदिक कालीन को कंपेरिजन करके पढ़ा, इसी प्रकार आपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कंपैरिजन करके पढ़ना है। तो मुश्किल से आपको 2 पेज के नोट्स बनेंगे इसके, सिर्फ 2 पेज के नोट्स पढ़ने वाले हैं आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंदर। और सबसे ज्यादा अगर धार्मिक आंदोलन के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे आइए, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म, इनको सिर्फ आपने सिर्फ हर एक टॉपिक को सिर्फ 4 लाइन के अंदर याद करना है, सिर्फ 4 लाइन। तो 4 लाइन का आप रट्टा मार सकते हो। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, इनके पैगंबर कौन थे, इनके संस्थापक पैगंबर हो, इनकी कोई फेमस पुस्तक हो वो पढ़ना है, इस्लाम धर्म की शिक्षा क्या है, ये सारी चीजें याद करें। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, ईसाई धर्म की कोई पवित्र कोई पुस्तक हो उसके बारे में पढ़ना है, ये पढ़ना है। पारसी धर्म का भी पढ़ना है, पारसी धर्म के अंदर तो बहुत बड़ा प्रश्न पूछेंगे, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे, इनकी फेमस पुस्तक के बारे में प्रश्न पूछा। तो यहाँ से सिर्फ 2-2, 3-3 लाइन के टॉपिक आपको तैयार करने परीक्षा की दृष्टि से। ये कैसे तैयार हो सकते हैं, कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक उठाइएगा जीके की, उनसे कवर करिए और प्रीवियस ईयर के पेपर निकालिए, प्रीवियस ईयर के पेपर निकालिए आपने, यहाँ पढ़ना है। और किसी भी सब्जेक्ट की आपने पीएचडी नहीं करनी, जो मैं कंसेप्ट करवाता जा रहा हूँ कि आपको कहाँ अवशेष पढ़ने हैं, कहाँ आपको एक्सेप्शन पढ़नी है, कहाँ आपको सिर्फ वेदों के बारे में पढ़ना है। वेदों के बारे में पढ़ने का मतलब नहीं, वेदों के बारे में सिंपल एक जानकारी हो, कितने मंडल थे, कितने, जैन धर्म की कौन सी शिक्षा थी, बौद्ध धर्म की कौन सी शिक्षा थी, इनके संस्थापक कौन थे, ये कितने हिस्सों के अंदर बटे हुए थे, उनकी कितनी समिति थी। इस प्रकार आपने इसको याद करना है। किसी विषय की आपने पीएचडी नहीं करनी, एक सामान्य सोच करनी। और सामान्य सोच कहाँ से आएगी, प्रीवियस ईयर के जो पेपर देखो, हर एक सब्जेक्ट को हर एक टॉपिक को कैसे डील करना उस प्रकार करो। और मगध राज्य का उत्कर्ष, ये मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि जब आप महाजनपद पढ़ोगे तब इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करोगे। अब आइए आगे सिकंदर, कि आपको सिकंदर कैसे पढ़ना है, क्योंकि इसको मैंने अलग से टॉपिक लिखा है। सिकंदर को मैंने अलग ही टॉपिक बना के लिखा है। सिकंदर में से एक तो ये विदेशी आक्रमणकारी हो गया, सिकंदर की ही देन है आगे कि मौर्य साम्राज्य फेमस होगा। ठीक है, सिकंदर के बारे में आपको पढ़ना है, इसका जन्म, इसका जन्म स्थान, ये भारत कब आया, भारत में इसकी कहाँ लड़ाई हुई, इसको विश्व विजेता क्यों कहा गया, इसके साथ कोई राजदूत आया होगा उसके बारे में पढ़ना है। तो उस राजदूत का फिर आगे कोई राजदूत होगा जो मौर्य साम्राज्य के अंदर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर आएगा, उसकी कोई फेमस बुक होगी, इसके बारे में इतिहास की जानकारी मिलती है। क्योंकि अपन ने पहला टॉपिक किया था ना कि इतिहास को जानने के लिए ऐतिहासिक साक्ष्य, तो एक फेमस बुक है, इसके बारे में मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलेगा। तो ऐतिहासिक साक्ष्य के अंदर भी पढ़ेगा आप, जब शुरू टॉपिक करेंगे हिस्ट्री का, और मौर्य साम्राज्य के अंदर आएंगे तब इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सिकंदर को आपको डील करना, सिर्फ सिकंदर के टॉपिक को आप 10 लाइन के अंदर डील कर जाएंगे, यानी कि फेमस जानकारी निकाली सिकंदर के बारे में कि बेबीलोन क्या है, पोरस कौन था, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। सिलेबस निकेटर कौन था, मेगास्थनीज कौन था, ये सारी की सारी जानकारी आपको सिकंदर के टॉपिक के अंदर डालनी है। सिर्फ इतना पढ़ना है सिकंदर के बारे में। सिकंदर के बारे में आपको पीएचडी नहीं करनी, इतना पढ़ना।
और जानना भी चाहिए ना कि इसके अंदर को विश्व विजेता बोलते हैं। फिर आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्राचीन भारत में था मौर्य साम्राज्य। इसी मौर्य साम्राज्य को आप पढ़ेंगे कंपैरिजन करते हुए, सिर्फ कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन किसके साथ करना है? अन्य समकालीन राज्यों के साथ करना है, ना कि वैदिक सभ्यता के साथ कंपैरिजन करेंगे या सिंधु घाटी की सभ्यता। मौर्य साम्राज्य को आप अन्य साम्राज्यों के साथ कंपैरिजन करते हैं। अब इस साम्राज्य को याद करने का तरीका के संस्थापक पढ़ेंगे इसका, कौन है? फेमस राजा, कौन से? फेमस राजा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है जी। इसी के अंदर आएगा चाणक्य, जिसको बोलते हैं कौटिल्य। इसकी फेमस पुस्तक कौन सी थी? तो इसको में पढ़ते हुए चलेंगे आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाइयाँ कौन सी थी, या यहाँ के फेमस राजा कौन से थे। देखिएगा मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, क्योंकि इसी के बाद अशोक निकलेगा, इसी के बाद उनके दादा परदादा सारे निकलेंगे अशोक के टाइम के अंदर। इसी टाइम के अंदर बौद्ध धर्म सर्वाइव करेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इसी के अंदर आप इतिहास जानेंगे 16 अभिलेखों के बारे में, इसी टॉपिक के अंदर। तो मौर्य साम्राज्य के ऊपर मैं मान के चलता हूँ आपको खूब अभ्यास करना चाहिए। अपने खुद के लगभग 3 से लेकर 4 पेज में नोट्स बनाइए इसके अंदर। क्यों बनाने नोट्स वो मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको जब आपकी परीक्षा नजदीक आएगी तो आपको सिर्फ वो नोट्स ही देखने हैं, ठीक है। इसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यमन राज्य, शक, कुषाण, संगम, गुप्त साम्राज्य। अब इन चारों टॉपिकों को डील करने का एक ही तरीका है कि आप इनके सिर्फ संस्थापक याद रखेंगे, सिर्फ संस्थापक, फेमस राज दरबारी, राजा और लड़ाई, बस इन टॉपिक को सिर्फ आपने 2-2, 4-4 लाइन के अंदर डील करना है। नीचे वाले टॉपिक को ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यमन राज्य, शक, कुषाण, संगम, गुप्त साम्राज्य, इन सबको आप इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये भी बिल्कुल वैसे ही। अब इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पुष्यवती वंश, यानी कि वर्धन वंश। इस वर्धन वंश को आप अच्छे से डील करेंगे, क्योंकि हरियाणा जीके के साथ सीधा संबंध है इस टॉपिक का। हरियाणा के इतिहास के अंदर इसका सीधा संबंध है, क्योंकि थाने सर कहते हैं कि हर्षवर्धन की राजधानी रही हुई, तो थाने सर कुरुक्षेत्र का हिस्सा है। इस टॉपिक को आप पुष्यवती वंश को भी अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। यहाँ के संस्थापक कौन हुए, यहाँ के फेमस राजा कौन से हुए, इन फेमस राजा द्वारा लड़ाइयाँ कौन सी लड़ी गई, इन फेमस राजाओं के दरबार के कौन कौन से राज किए, इन टॉपिक को आप पढ़ते चलें। तो प्राचीन भारत के अंदर टोटल 26 टॉपिक बैठते हैं, जिनको आपको अनुमान होना चाहिए कि इन टॉपिक को कैसे पढ़ते हैं। और इनमें से सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको याद करने हैं, अच्छे से याद करने, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और वर्धन वंश। इन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। और मैंने आपको भी बता दिया कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे पढ़नी है, वैदिक सभ्यता कैसे पढ़नी है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य कैसे पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य कैसे पढ़ना है, वर्धमान साम्राज्य कैसे पढ़ना है। यानी कि पहले तो 26 के 26 टॉपिक का आपको एक सरसरी अनुमान होना चाहिए, यानी कि आपके पास ब्रीफ नोट्स होने चाहिए, और उनमें से ये जो 7 टॉपिक बनते हैं, इन ऊपर आपकी सबसे अच्छी कमांड होनी चाहिए। आप जाके प्रीवियस ईयर के पेपर निकालिए, या गूगल के ऊपर सर्च कीजिए, कोई भी पेपर लिखिए, एसएससी लिखिए और पीछे लिखिए एंशिएंट क्वेश्चन, तो आप देखेंगे इन्हीं 7 टॉपिक में से सारे प्रश्न आए हैं। कोई एक आध प्रश्न बचेगा वो कहीं से निकलेगा। एचएससी के अंदर भी कीजिए, छंटनी कीजिए, प्राचीन भारत के में कहाँ से टॉपिक पूछेगा, तो आप देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन, बौद्ध, मगध, मौर्य साम्राज्य और वर्धन वंश में पूछे गए प्रश्न। तो फ्रेंड्स
टोटल प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास, इन अगर सारी हिस्ट्री को कंबाइन कर दे तो टोटल 75 टॉपिक बनते हैं। यानी कि जिनमें से अलग अलग परीक्षा के अंदर अलग अलग प्रश्न पूछे गए, और इन्हीं 75 के अंदर अगर आप छंटनी करके आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 30 टॉपिक बनेंगे। यानी कि हिस्ट्री के 30 टॉपिक बनेंगे आपके, और हिस्ट्री के 30 टॉपिक में से सिर्फ और सिर्फ 70 पेज के नोट्स बनेंगे, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। तो अपन ने 30 टॉपिक करने और 30 टॉपिक में से 70 पेज के नोट्स बनाने। आप चाहें तो 70, 100 जो भी चाहें बना सकते हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू। कल मिलते हैं मध्यकालीन भारत के ऊपर। विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी जबरदस्त। तो सर ये इतनी रिसर्च करने में कितना समय लगा आपको? ये लगभग 3-4 साल मेरे, ये 3-4 साल से प्रयास है मेरा कि मैं प्रीवियस ईयर के पेपर, क्वेश्चन पेपर जरूर देखता हूँ। और जो सबसे बड़ी मेन समस्या थी ना, वो ये थी कि HSSC का सिलेबस डिफाइन नहीं है। वो सिंपल एक भाषा के अंदर लेके छोड़ देते कि आपको इस विषय का एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो आपने को प्रीवियस ईयर के पेपर देखने चाहिए। आप एक बार पेपर जरूर देखिए। कोई भी परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं ना, कोई भी आप तैयारी कंपटीशन शुरू करने जा रहे हैं, तो आप पहले एक क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। आपको एक अनुमान मिलेगा कि कहाँ से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आपके पास एक ही तरीका निकलेगा कि 35-40 ऐसे टॉपिक हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप अपना एक सिलेबस खुद तैयार कीजिए। और मैं चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ये PDF या PPT मिले। तो क्या लगता है कितने टाइम में ये मतलब सिलेबस हो जाना चाहिए हरियाणा के एग्जाम्स का? हरियाणा के एग्जाम के अकॉर्डिंग मेरा मान के है कि अगर आप सेल्फ स्टडी और कोचिंग ज्वाइन किए 3 महीने के अंदर ये सिलेबस कवर हो जाता है आपका पूरा। 3-4 महीने मतलब अगर आप पूरा मेहनत करके दे रहे हैं। और जैसे जैसे मेरा आइडिया, जैसा मेरा अनुमान है जो मैंने बताया आपको, तो ये लोग जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे पढ़ते हुए चलिए। अलग सब्जेक्ट की अलग अलग डीलिंग रखिए आप। बिल्कुल। तो कल क्या टॉपिक के बारे में बताएंगे? आज जैसे हिस्ट्री हो गया, कल मैं मध्यकालीन कर रहा हूँ। मध्यकालीन यानी कि मेरा पढ़ाना नहीं चाह रहा, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मध्यकालीन को कैसे पढ़ना है आपने, आधुनिक को कैसे पढ़ना है आपने। तो इसी विषय पर। तो विकास सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स आपको जो है यही कहूँगा मैं कि विकास सर से सीखिए आप कि कैसे जो है पढ़ना है और उसको जो इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ के अंदर, तो जरूर आपको आउटपुट मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।